नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अब नई पीढ़ी को कमान सौंपने का समय। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। पीएम मोदी के इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी, कहा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। पुलिस के सामने हंसता नजर आया आफताब, बोला श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ज्ञानवापी मामला, भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की याचिका सुनवाई योग्य, अदालत का फैसला। स्पेस प्रोग्राम में भारत का डंका, 3 सैटेलाइट्स के साथ पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। व्यापक स्तर पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि 85 वर्षीय अब्दुल्ला पार्टी संरक्षक की भूमिका निभाएंगे और उनके बेटे एवं नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला अब इसके नए प्रमुख बन सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, मैं अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। पद के लिए चुनाव 5 दिसंबर को होगा। अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभाले। लोकसभा के सदस्य अब्दुल्ला ने कहा, पार्टी का कोई भी सदस्य इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। फारूक अब्दुल्ला पहली बार 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। जजमाऊ के डिफेंस कॉलोनी में एक प्लॉट के मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद में एक महिला द्वारा अगजनी, दंगा करने और धमकी देने के मामले में इरफान और रिजवान वंचित है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा, घटना के 10 दिनों के बाद और प्राथमिक एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए भी आवेदन किया था। सोलंकी बधुओं की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तो उनके संपत्ति के कुर्की की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा, आतंकी फंडिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंसी नीति से भारत के सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आतंकी फंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बड़ी बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है।
उन्होंने कहा, दशकों तक हमारे देश को आतंकवाद ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमने बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इशारों में पाकिस्तान को घेरा भी पीएम मोदी ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा ने बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज हरियाणा बिजली के मामले में देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों में 24 घंटे बिजली देने के लिए म्यारा गांव जगमग गांव योजना चलाई। आज हरियाणा में लगभग 80% से अधिक गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के लोगों से बिजली बिल भरने की अपील की थी उन्होंने, जिसमें लोगों ने हमारा सहयोग किया। सीएम ने कहा कि 2014 में राज्य में लाइन लॉस 29% थे, जो कि आज घटकर 14% हुए हैं। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्रद्धा हत्याकांड में रोजाना नए मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर और धड़ नहीं मिल पाया है। बाकी बॉडी के टुकड़े मिलने की पुलिस की उम्मीद है। पुलिस को यह भी आशंका है कि जो हड्डियां मिली हैं वो जानवरों की हो सकती है। ऐसे में इनकी डीएनए जांच करवाई जाएगी। जल्द ही फॉरेंसिक जांच के लिए हड्डियों को भेजा जाएगा। वहीं आरोपी से जब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी तो वो हंस रहा था। आरोपी ने पूछताछ में ये जरूर कहा कि उसकी किस्मत खराब है, श्रद्धा की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ इस बात को लेकर उसे पछतावा है। बाकी सबके टुकड़े करने को लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। वो कह रहा है कि उसने ये सब अपने बचाव में किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा के शव के सिर्फ 16 टुकड़े ही किए थे। इस दौरान पहले की तरह वो मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर दुख या पछतावा का कोई चिन्ह मात्र नहीं दिखा। हत्या के अगले दिन उसने श्रद्धा के शव को बाथरूम में रख दिया था। सब एक दिन तक बाथरूम में ऐसे ही पड़ा रहा। आफ्ताब पूनावाला ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के सिर समेत शरीर के कई टुकड़े किए और फ्रिज में 5 महीने से ज्यादा समय तक उसे रखा। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से ये इस बात की पुष्टि हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इसके बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े पॉलीथिन में पैक कर जंगल में फेंक दिए थे। श्रद्धा का सिर, धड़, पैरों के पंजे और हाथों की उंगलियों को फ्रिज में पॉलीथीन में पैक कर रख दिया था। आरोपी का कहना है कि उसे सबके इन टुकड़ों को फेंकने का मौका नहीं मिला था। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक अभी भी जारी है। ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित 3 मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की याचिका पर गुरुवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दाखिल बाद को सुनवाया योग्य माना। अब इस मुकदमे में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को ही होगी। अदालत के इस फैसले से प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस याचिका पर विगत 15 अक्टूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी की गई थी। तभी से आदेश में पत्रावली लंबित थी। इस मामले में वादिनी किरण सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता ने याचिका के जरिए ज्ञानव्यापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ, राग भोग की अनुमति मांगी थी। विश्व वैदिक सनातन संघ के अधिवक्ता के अनुसार अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S-3 उपग्रहों को लेकर शुक्रवार को यहां अंतरिक्ष यान से रवाना हुआ। इसके सफल लॉन्च की जानकारी देते हुए इन स्पेस प्रमुख पवन गोयल ने कहा, भारत का पहला निजी रॉकेट मिशन सफल रहा। 6 मीटर लंबे प्रक्षेपण यान विक्रम एस का नाम अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसे स्काई रूट एयर स्पेस ने विकसित किया है। एक नए शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। विक्रम एस ने चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एंड स्पेस टेक और अर्मोनियाई स्टार्टअप बाजमक्यू स्पेस रिसर्च लैब उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खपोली में पुणे मुंबई हाईवे पर बीती रात 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नवी मुंबई के MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जानकारी खपोली पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार पुणे स्थित पिंपरी और चीचवड़ में रहने वाले लोग कार से मुंबई की ओर जा रहे थे। गुरुवार रात करीब 12 बजे कार पुणे मुंबई हाईवे पर बोरघाट के ढेकू गांव के पास अचानक एक अज्ञात वाहन से टकराया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची हाईवे पुलिस और खपोली पुलिस के कार का दरवाजा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। तब तक अब्दुल रहमान खान, अनिल सानप, वसीम साजिद काजी, राहुल कुमार पांड्या और आशुतोष गंडेकर की मौत हो चुकी थी। 3 घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहक चालक की तलाश अभी भी जारी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी मांगी थी। इस बयान से महाराष्ट्र का माहौल राहुल गांधी के विरुद्ध गर्मा गया है। राहुल गांधी के विरुद्ध वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने दादर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर का अपमान महाराष्ट्र किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने अनायास वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, जबकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति खत्म करना था। राहुल गांधी के वीर सावरकर का मुद्दा उठाने से महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है। संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से यह कहा कि वीर सावरकर का समर्थन शिवसेना पहले से ही करती आ रही है। आज जो लोग सिर्फ राजनीति के लिए वीर सावरकर का मुद्दा उठा रहे हैं, पहले उनके एजेंडा में वीर सावरकर थे या नहीं। वीर सावरकर के समर्थन का मतलब उनके विचारों को आत्मसात करना है। जो लोग वीर सावरकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें तत्काल वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। इसका कोई विरोध नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के बाद अब शुक्रवार से गुजरात में भाजपा के पक्ष में चुनाव सभाएं करेंगे। पहले दिन मोरबी, भरूच और सूरत में उनकी जनसभाएं होंगी। सबसे पहले मोरबी के बाकानेर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र भाई सोमानी के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद झगड़िया सीट पर रितेश भाई बसपा के पक्ष में जनसभा करेंगे। तीसरी जनसभा सूरत में भाजपा उम्मीदवार संदीप भाई देसाई के पक्ष में होगी। वह हफ्ते भर गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अगर रोज वो 3 से 4 सभाओं को संबोधित करते हैं तो उनकी सभाओं की संख्या 21 से 28 तक हो सकती है। गुजरात में योगी के फोकस में वो विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक है। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 29 जिलों के 35 विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित किया था।
देश में चीनी विपणन सत्र 2022 से 2023 में पेराई का काम शुरू हो गया है। चीनी मिलों ने मौजूदा चीनी सत्र में 15 नवंबर तक 19.9 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो एक साल पहले की समान अवधि के 20.8 लाख टन से थोड़ा कम है। चीनी उद्योग के प्रमुख संगठन भारतीय चीनी मिल संघ ने ये जानकारी दी है। राहुल गांधी के अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर के खालसा स्टेडियम में 28 नवंबर को संभावित रात्रि विश्राम के दौरान बम विस्फोट की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्र लिखकर दी गई इस धमकी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त हरियाणा चरण मिश्रा ने पीटीआई भाषा को बताया कि जूनी इंदौर क्षेत्र में मिठाई नमकीन की एक दुकान के पते पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र में धमकी दी गई है कि अगर गांधी नीत यात्रा खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम करती है तो शहर में बम विस्फोट हो सकता है। मिश्रा ने कहा, पत्र में गांधी को बम से उड़ाने की बात सीधे तौर पर नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस पत्र के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 507 के तहत प्राथमिक एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आयुक्त ने बताया, हमने धमकी भरे पत्र की जांच शुरू कर दी है। हालांकि हमें संदेह है कि ये हरकत किसी शरारती तत्व ने की है। बम विस्फोट की धमकी भरे पत्र के बाद प्रदेश कांग्रेस सचिव नीलम शुक्ला ने मांग की कि इसके गंभीरता से जांच की जाए और गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर में प्रवेश के बाद सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए 6 लोगों को रिहा करने की आदेश दिया था। अब केंद्र सरकार की ओर से फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या साल 1991 में की गई थी। आइए जानते हैं अब तक मामले में आखिर क्या हुआ। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार रहे हैं, लेकिन उसके दलीलें सुने बिना ही पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने राजीव गांधी पहुंचे थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। मामले में 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 6 लोगों को रिहा करते हुए अदालत ने कहा था कि कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राजीव गांधी की पत्नी, जिन्होंने 4 दोषियों की मौत की सजा को कम करने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की। कोर्ट का फैसला आने के बाद कई लोगों ने इसका स्वागत किया। बता दें कि स्वागत करने वालों में डीएमके पार्टी भी शामिल थी। आइए देखते हैं खेल दुनिया से जुड़े कुछ खबरें। भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा ने गुरुवार को यहां ITTF ATTU एशियाई कप के राउंड ऑफ 16 में दुनिया के 7वें नंबर की चीन खिलाड़ी चेन जिंगटोंग को हराकर उलटफेर किया, लेकिन जी सथियान पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए। प्रतियोगिता के पहले दिन राउंड ऑफ 16 मैच में विश्व की
44वें नंबर की खिलाड़ी मोनिका ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 4-3 से हराया। मोनिका को थाईलैंड के दर्शकों का पूरा समर्थन मिल रहा था और इस भारतीय खिलाड़ी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी शुक्रवार 18 नवंबर को पहली T20 मैच वेलिंगटन स्टेट रीजनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को देखने के लिए भारतीय फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसे में फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। इस मैच में बारिश खलनायक बन सकती है। इस दिन यहां का मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शाम को 7 बजे के करीब बारिश की संभावना जताई जा रही है। 80% है। यहाँ नमी 27% और 14 kmph की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका भी जताई जा रही है। इस मैच में दोपहर से ही बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही सही रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।